हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो आपके अपने चैनल मैथ बेसिक 90 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की अगर बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा कि जो ये एक्सियोम और पोस्टुलेट होते हैं ये सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि ये विदाउट प्रूफ ये इनको यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे माना गया है, इन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट की अगर बात करें तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो यूक्लिड्स का जो पांचवा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस के ऊपर फॉल करता है और इस प्रकार से उस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 2 राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से कम अगर हो जाता है तो वो लाइंस को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने पे उसी तरफ मिल पाएगा जिस तरफ ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री से कम है। एक बार फिर से यहाँ पे अगर हम बात कर ले एंगल 1 और 2 की, 3 और 4 की, अगर हम यहाँ पे देखें कि एंगल 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इन दोनों लाइंस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ट्रांसवर्सल के उसी तरफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री से कम हुआ है। इस चीज को याद रखना है। अब इसी के इक्विवेलेंट में हम यूक्लिड्स का जो पांचवा जो पोस्टुलेट है उसको हम अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एक लाइन एल है और दूसरा पॉइंट पी है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट पी जो है दिए गए लाइन के ऊपर नहीं है, तो हम इस पॉइंट पी से एक और केवल एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी से होकर भी जाएगा और साथ ही साथ एल के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। इस चीज को याद रखना है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम लोग और भी बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि एक्सियोम और पोस्टुलेट जो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं विदाउट प्रूफ, हमें इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सियोम्स की अगर बात करें, जैसे इक्वल्स में अगर हम इक्वल को ऐड करते हैं तो होल सारे इक्वल, इक्वल में इक्वल्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इक्वल में इक्वल ऐड करने से होल जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल में इक्वल घटाने से जो रिमाइंडर्स है वो भी इक्वल होते हैं। द थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से एक्सियोम और पोस्टुलेट की अगर बात करें तो पोस्टुलेट का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से इसका रिलेशन होता है। मैथमेटिक्स में ये ज्योमेट्री से पोस्टुलेट का रिलेशन होता है, लेकिन अगर हम एक्सियोम की बात करें तो ये मैथमेटिक्स के जो अदर ब्रांच है उनमें भी एक्सियोम का यूज किया जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज और गौर करना है कि यूक्लिड्स का जो पांचवा पोस्टुलेट है, जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसका एक दूसरा नाम है प्लेफेयर्स एक्सियोम। इसको हम प्लेफेयर्स एक्सियोम से भी जानते हैं। और ये कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कोई एक लाइन जो है दो लाइन के ऊपर फॉल करता है तो इस प्रकार से इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। और जिस तरफ ट्रांसवर्सल के जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल से कम होगा, उन दोनों लाइंस को अगर हम उसी डायरेक्शन में बढ़ाएं जिस डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा है या इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल से छोटा है, तो वो उसी डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम एक और टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम जज कर सकें कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनका हम जजमेंट कर सकें, उसको हम देख सकें कि स्टेटमेंट दिया गया सेंटेंस सही है या गलत है, तो वैसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं जिसका हम जजमेंट कर सकें। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू सेंटेंस है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट पे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो गलत है। इसको हम जज ये कर पा रहे हैं कि
क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम जो होता है, सभी एंगल का सम होता है जो 360 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट का मतलब कि जिसे हम जज कर सकें कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। यहाँ पे हमने लिया है x + 10 x + 20 इज ग्रेटर देन 15 इज ए सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो सकता है, अगर x का वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ले लिया या कुछ भी ले लिया, मान लो कि यहाँ पे हमने 4 ले लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू यहाँ पे हमने -10 ले लिया, -10 + 20, ऐसे सिचुएशन में ये वेरीफाई नहीं कर रहा, इधर क्या हो रहा है 10 ग्रेटर देन 15, जो कि क्या है, गलत है। तो इसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कि जिसे हम जज कर सकें सही है या फिर वो गलत है। चलिए, तो यहाँ पे एक और टॉपिक को हम देखने वाले थ्योरम के बारे में। तो थ्योरम हम किसे बोलते हैं, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ करने की जरूरत हो, प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। जैसे आपने या हमने बहुत सारे थ्योरम को पढ़ा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये क्या है, एक थ्योरम है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये थ्योरम है। आगे सर्कल में बहुत सारा थ्योरम होता है। उसके बाद आपने प्रूव किया होगा कि एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनमें ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, ये जो होते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरम, जिन्हें हम प्रूव करने की ज़रूरत पड़े, जिसे हम प्रूव कर सकें। कोरोलरी जो होता है एक स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन ये थ्योरम से ही डिड्यूस्ड किया जाता है, थ्योरम से ही निकलकर कोरोलरी बनता है, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सा देखा होगा कि थ्योरम के हेल्प से जो स्टेटमेंट नया बनता है, जो डिड्यूस होते हैं थ्योरम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कुछ अनडिफाइंड टर्म। ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको अनडिफाइंड, जिनको अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं किया गया। जैसे हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट का जनरली हम लोग डिफिनीशन क्या देते हैं कि किसी भी शार्प पेंसिल की नोक से हम लोग क्या करते हैं, पेज या कॉपी का जो पेज होता है या बुक का जो पेज होता है उसके ऊपर जब पुश करते हैं तो जो फाइन डॉट है वही हमें क्या पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देता है। और पॉइंट को अक्सर हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा, हम प्लेन की बात करें तो प्लेन जो है, प्लेन कुछ नहीं, ये बहुत सारे पॉइंट्स का जो सेट्स है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, तो उसी तरीके से प्लेन भी बहुत सारे पॉइंट्स का सेट्स है। आप प्लेन के ऊपर, जैसे कि हम बात कर ले कि ये प्लेन जो होते हैं, जैसे हम सरफेस ऑफ बुक की बात करें, सरफेस ऑफ बेंच की बात करें, सरफेस ऑफ बॉल की बात करें, तो ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ले सकते हैं, और उन लाइंस के जो पॉइंट होंगे वो सभी के सभी एक ही सपाट में होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, समतल कहते हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्री में अगर हम प्लेन की बात करें तो ज्योमेट्री में जो प्लेन होते हैं, यहाँ पे सरफेस ऑफ बॉल, सरफेस ऑफ बेंच, सरफेस ऑफ बुक जो हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में एक्सपैंड किए हुए हैं, उनका जो मतलब फैलाव है वो फिक्स होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल जो प्लेन होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में इंडिफिनिटली, कई अनंत गुना मतलब फैला होता है, उसका कोई अंत, उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ पे एक और टॉपिक लाइन के बारे में देखने वाले हैं। तो लाइन हैज ओनली लेंथ, लाइन जो होता है उसके पास क्या होते हैं, केवल लेंथ होता है, इसमें ब्रेथ नहीं होते, हाइट नहीं होते हैं। ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड द लाइन। यानी हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को इसके दोनों डायरेक्शन से अनलिमिटेड डिस्टेंस तक आगे बढ़ा सकते हैं, उसी को हम, एक लाइन जो है ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सिर्फ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है उसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। इसको हम दोनों डायरेक्शन से अनलिमिटेड डिस्टेंस, इंडिफिनिटली डिस्टेंस तक आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसीलिए लाइन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। लाइन को हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसे स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। तो जो लाइन सेगमेंट होता है ये दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ होता है। लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो दो पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट पाथ, जो सीधा रास्ता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और याद रखना है कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। ऐसे देखा जाए तो लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सभी जो हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। इनके ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी का यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी को हम एंड पॉइंट्स कहेंगे, और ए और बी के अलावे इसके ऊपर अनगिनत, अनलिमिटेड अमाउंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमें देखना है ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, हम उसे नहीं बढ़ा सकते हैं, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से उसको आगे हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो रे होते हैं वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम एक डायरेक्शन से, एक तरफ से अनलिमिटेड डिस्टेंस तक इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लाइन, यहाँ पे हमने लिया है रे ए बी, क्या लिया है, रे ए बी, तो यहाँ पे ये हो गया एंड पॉइंट, इसको हम इस साइड से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक डायरेक्शन से जो रे होते हैं उसको कोई भी एक डायरेक्शन से अनलिमिटेड, इंडिफिनिटली डिस्टेंस तक आगे इंक्रीज किया जा सकता है। उसी तरीके से हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत, अगर लाइन सेगमेंट काफ़ी छोटा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर रे की बात करें तो रे को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिटली डिस्टेंस तक आगे मूव करेगा, इसीलिए इसको ड्रॉ करना मुश्किल है। इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रे ए बी को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे भी रे ए बी को रिप्रेजेंट किया है। उस तरीके से आगे और देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं हाफ लाइन के बारे में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक लाइन एल लिया है। हम जानते हैं कि लाइन को स्मॉल लेटर एल से इंडिकेट किया जाता है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक लाइन लिया है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी जो है पॉइंट ए और सी के बीच में है, और इस तरीके से हम पॉइंट बी को अगर डिलीट कर देते हैं, पॉइंट बी को अगर हटा देते हैं, तो इस तरीके से जो प्रत्येक जो सेगमेंट होगा, प्रत्येक जो पार्ट होगा, उसे हम एक हाफ लाइंस के फॉर्म में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने पॉइंट बी को डिलीट किया, पॉइंट बी को हटाया, तो प्रत्येक जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्येक रिमेनिंग पार्ट को हम हाफ लाइन बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है इंसिडेंस एक्सियोम ऑन लाइंस। लाइंस के ऊपर कुछ एक्सियोम लिए गए हैं। पहला एक्सियोम कहता है कि लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन जो होता है उसके ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत संख्या में क्या होती हैं, बिंदुएं होती है। तो याद रखना है कि लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, अनगिनत बिंदुएं होती है। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को पास करवा सकते हैं। तो याद रखना है कि एक पॉइंट से अनगिनत लाइंस क्या हो सकते हैं, उससे होकर पास कर सकते हैं। इस तरीके से सेकेंड एक्सियोम क्या कहता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, गुजर सकते हैं। एक बिंदु से अनगिनत जो रेखाएं हैं, लाइंस है, वो क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो अगर प्लेन के ऊपर देखा जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो प्लेन होते हैं, लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, रे होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अगर प्लेन के ऊपर, प्लेन की बात की जाए, जैसे ये ग्रीन बोर्ड हो गया, इसके ऊपर हमने कहीं भी दो पॉइंट लिया है, तो उन 2 पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर प्लेन के ऊपर आपने 2 पॉइंट्स लिया है तो उन पॉइंट्स के हेल्प से हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो याद रखना है कि जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट अगर बन जाए, एक लाइन बन जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे,
कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी को ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट जो है एकदम सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पॉइंट पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर को हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ देयर इज ए लाइन विच कॉन्टेन्स देम ऑल। अगर एक ही लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स रहेंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या कॉलिनियर कहलाएंगे। सेम लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप लेते हो तो वो सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर कहलाएंगे। या जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के बाद एक लाइन मिल जाए तो उसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिया गया है इनको हम ज्वाइन करने के बाद देख रहे हैं 3 अलग अलग हमें लाइन सेगमेंट या लाइन मिल रही है। अब हम बात करने वाले हैं कॉनकरेंट लाइन। तो कॉनकरेंट लाइन होता है जब सेम पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे सेम पॉइंट पे। तो यहाँ पे जितना भी लाइन एल एम एन, यहाँ पे ओ पी, ये जितने भी लाइंस हैं वो सभी के सभी पॉइंट ओ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना है कि जो कॉनकरेंट लाइंस होते हैं उसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो होते हैं वो सेम पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए ओ जो है सभी लाइन में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइंस बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब 2 लाइन में एक पॉइंट कॉमन हो तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन एम है, लाइन एल है और इसमें भी एक पॉइंट पी है जो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। मतलब पॉइंट पी जो है लाइन एम के ऊपर भी है, पॉइंट पी जो है लाइन एल के ऊपर भी है। तो इस तरीके से जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उनमें एक पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन यहाँ हम अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन हो रहा था, लेकिन पैरेलल जो लाइन होते हैं उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। चाहे उसको हम दोनों तरफ से मतलब बोथ डायरेक्शन से अगर उसको हम अनलिमिटेड डिस्टेंस तक भी अगर आगे बढ़ाएं तो दोनों के बीच का हाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं। तो याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट हमेशा सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है और इनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए कुछ और तरीके से हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट को देखेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन के ही 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला एक पार्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे एक लाइन एल लिया है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ए या बी को कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो कट होने के बाद एंड पॉइंट के साथ सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी जो हो गया क्या लाइन, ये हो गए एंड पॉइंट के साथ सेपरेट हो गया। इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए बी के ऊपर इस तरीके से बार खींच देना है, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट जो होते हैं जनरली लाइन का ही पार्ट होते हैं, लेकिन वैसे पार्ट होते हैं जिनमें 2 एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है और उसे हम दोनों डायरेक्शन से आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, डॉट लाइन से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट सेकंड की बात करें उसमें बताया गया है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होते हैं उसको हम इंडेफिनिटली बोथ डायरेक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके लाइन बना सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो बस लाइन का ही पार्ट होता है। 2 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है वही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया है तो ए और बी को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये दोनों को हम एंड पॉइंट बोलेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे हम लाइन सेगमेंट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम एंड पॉइंट कहेंगे। और इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, हम जानते हैं कि प्लेन की बात करें, लाइन सेगमेंट की बात करें, रे की बात करें, ये सभी के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ए और बी के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस कब होंगे, जब उनका लेंथ सेम होगा। अगर हमने यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट ए बी और हमने दूसरा लिया सी डी, अगर इनका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम कहें कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी डी, देन इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे।
ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अब इसके हम कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स, इसका कन्वर्स, तो इसमें जो दिया हुआ था, जैसे अब दो लाइन सेगमेंट, कन्वर्स का मतलब दो लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रेंट दिया हुआ, ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू, तो जाहिर सी बात है कि जो दो लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं तो लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस इफ ए बी लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन हम लोग कहेंगे कि मेजरमेंट, और या हम ये भी कहेंगे कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। इस तरीके से याद रखना है कि जब दो लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होने का रीजन है कि एक लाइन सेगमेंट को उठाएंगे दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो याद रखना है कि दो लाइन सेगमेंट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों का लेंथ इक्वल है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि उनके मैग्नीट्यूड, उनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए यहाँ पे कुछ और केसेस देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आर एस हो जाएंगे। ए बी है जो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू आर एस के बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा है, थिंग्स बीच इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स एक्सियोम के द्वारा क्या कर दिए, ए बी बराबर पी क्यू बराबर आर एस, क्योंकि यहाँ पे ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी दो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। यहाँ पे ए बी और आर एस दोनों पी क्यू के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट सी डी और लाइन सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो इसका मतलब है कि जो ए बी होगा, लाइन सेगमेंट ए बी जो होंगे वो भी क्या होंगे, पी क्यू के कॉन्ग्रेंट होंगे। इस चीज़ को याद रखना है। और कोई भी लाइन सेगमेंट अपने आप का कॉन्ग्रेंट होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया है, तो ये लाइन सेगमेंट अपने आप का हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट ए बी। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग और देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेंथ एक्सियोम्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स के ऊपर कुछ लेंथ एक्सियोम है। जैसा कि हम बात करें कि जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उनका मैग्नीट्यूड लेंथ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सियोम की बात करें तो जो भी लाइन सेगमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, लेंथ होता है। और उस लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे सी डी एक लाइन सेगमेंट लिया जिसका मैग्नीट्यूड जो है 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दूसरा है कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सियोम। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब पहला लाइन सेगमेंट को उठा के हमने दूसरे के ऊपर रखा, तो इसका मतलब है कि वो उनका जो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लेंथ मतलब कि लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, देन हम कहेंगे कि लेंथ ए बी का जो ए बी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो सी डी लाइन सेगमेंट के लेंथ के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट एडिशन एक्सियोम। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लाइन सेगमेंट ए सी अब प्लस लाइन सेगमेंट बी सी के लेंथ को ए सी के लेंथ और बी सी के लेंथ को अगर ऐड करें तो ये लेंथ जो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर होंगे। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस लेंथ सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, कह रहा है लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन एक्सियोम गिवन ए पॉइंट ओ ऑन ए लाइन एल। तो लाइन एल के ऊपर हमने क्या किया है, पॉइंट ओ लिया है और कह रहा है कि ए रियल नंबर आर, एक रियल नंबर क्या है, आर है। तो आर यहाँ पे और भी दो पॉइंट लिए गए हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन एल ऑन आइदर साइड ऑफ सच दैट
लेंथ ऑफ ओ P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ P2, यानी ओ के दोनों तरफ, एक तरफ पॉइंट P1 है और दूसरे तरफ पॉइंट क्या है, P2 है। और इस तरीके से दिया हुआ है कि जो ओ P1, लेंथ ऑफ ओ P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ P2, और ये जो है कितना के बराबर है, R के बराबर है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉइंट ओ के दोनों तरफ पॉइंट P1 और P2 है, और पॉइंट ओ से प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R सेंटीमीटर है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने प्लेन के ऊपर, तो हम जानते हैं कि प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो हमने दो पॉइंट लिया है, पॉइंट P लिया है और पॉइंट Q लिया है। अब इन पॉइंट्स को मिलाने वाला, जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। यानी दो लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होता है विट विननेस। विट विननेस क्या होता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, लाइन सेगमेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसमें दो एंड पॉइंट होंगे, और एक पॉइंट उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में अगर लाई करे तो प्रत्येक लाइन सेगमेंट का जो एडिशन होगा, प्रत्येक लाइन सेगमेंट का जो लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो होल, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट सी, अगर हम यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट सी, पॉइंट ए, सी और बी क्या है, कॉलिनियर है, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको कॉलिनियर बोलेंगे। जब कॉलिनियर की सिचुएशन में क्या होगा कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इट मीन्स कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। इस चीज को याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट क्या लिया है, ए बी लिया है, और एम जो है इसका मिड पॉइंट कब होगा, जब एम इज इक्वल टू बी एम, जब एम ए इज इक्वल टू एम बी हो जाए तब हम कहेंगे कि एम जो है क्या है, मिड पॉइंट है। और ये एक चीज़ याद रखना कि मिड पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा लाइन सेगमेंट के बीच में होता है। जिन किसी भी लाइन सेगमेंट का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट अक्सर नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली कि वो जो मिड पॉइंट होंगे वो दो एंड पॉइंट के बीच में ही होंगे। और अगर हम इस मिड पॉइंट एम से, एम मिड पॉइंट होने का मतलब ये एम मिड पॉइंट कब हो रहा है, जब एम इज इक्वल टू बी एम हो रहा है। और अगर हम एम से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो होगा ए बी का, अदर देन ए बी के अलावा कोई और लाइन अगर एम से हम क्रॉस कराते हैं, पास करवाते हैं, तो वो लाइन जो होगा, इस लाइन का ए बी का क्या होगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। यानी हमने यहाँ पे ये लाइन एल जो ड्रॉ किया है, लाइन ए बी का क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रही है। थैंक यू। चलिए, यहाँ पे हम अब रे को देखने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि एक लाइन एल के बारे में इमेजिन किया कि अपने पास एक लाइन एल है, ऐसे हमें रे निकालना है। तो अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, ए और बी, या फिर ये भी हो सकता है ए और सी। अब ए और सी में हमने थर्ड एक ऐसा पॉइंट बी लिया जो कि इस BC के लिए ये इंड पॉइंट का काम कर रहा, और इधर ये AB के लिए ये इंड पॉइंट का काम कर रहा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे BC पहला रे हो जाएगा, और उस तरीके से यहाँ पे इंड पॉइंट BA ये दूसरा रे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं रे BC, क्योंकि ये ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, B से हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं रे ए बी, और एरो का साइन इधर घुमाना पड़ेगा क्योंकि बी से एक की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से हम रे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि रे जो होता है उसको हम एक डायरेक्शन से अनलिमिटेड डिस्टेंस तक आगे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें हाफ लाइन के बारे में, जबकि इसके बारे में हम डिस्कस कर रखे हैं।
तो हमने क्या किया कि एक लाइन लिया और उस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लिया, उस लाइन के ऊपर क्या किया 3 पॉइंट लिया, और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट बी को अगर डिलीट कर दें, पॉइंट बी को क्या करें डिलीट कर दें, तो इस तरीके से जो प्रत्येक रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो पार्ट क्या कहलाएगा, हाफ लाइन कहलाएगा। हमने क्या किया, एक लाइन एल लिया और उसके ऊपर 3 पॉइंट ए बी सी लिया, और बी जो है ए और सी के बीच में है, और जब हम पॉइंट बी को जब डिलीट करते हैं तो इस तरीके से प्रत्येक जो रिमेनिंग पार्ट है, प्रत्येक रिमेनिंग पार्ट यहाँ से ये सी और इधर से ये प्रत्येक रिमेनिंग पार्ट बी हो गया, और यहाँ से ये, यानी ये प्रत्येक रिमेनिंग पार्ट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हाफ लाइन कहलाएंगे, हाफ लाइन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ प्लेन की अगर बात की जाए, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक कागज है, अपने पास क्या है कागज है, और ये प्लेन अल्फा है। अब हमने क्या किया है कि इस कागज के टुकड़े को, पेज को ना, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी दिख रहा है इसके अलोंग हमने इसको फोल्ड कर दिया, इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे ये प्लेन जो है वो सेपरेट हो गया और ये सेपरेशन ऑफ बाउंड्री दिख गया, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्लेन। तो अगर हम यहां से पॉइंट P लेते हैं, दूसरा पॉइंट Q लेते हैं, तो यहां से हम देखें कि पॉइंट P जो है हाफ प्लेन में है, पॉइंट Q दूसरा हाफ प्लेन में है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, मान लो कि अपने पास एक कागज का टुकड़ा है और इसको हमने एकदम बस बीच से क्या किया, फोल्ड किया, तो ये लाइन सेगमेंट दिखाई देंगे, ये हो गया हाफ प्लेन और ये हो गया हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। अब इसमें अगर हम ले रहे हैं पॉइंट P, इसमें पॉइंट B, तो पॉइंट P जो है उस प्लेन के हाफ प्लेन में है, पॉइंट B जो है उस प्लेन के हाफ प्लेन B में है। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो चलिए, हमने प्लेन के बारे में तो पढ़ा था कि जो प्लेन होते हैं वो भी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स का कुछ अलग जो डिफिनीशन लिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि प्लेन जो होता है एक सरफेस होता है, और उस सरफेस के ऊपर जो भी आप 2 पॉइंट्स लेते हो, जो भी आप 2 पॉइंट्स लेते हो, कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हो, तो उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो ज्वाइनिंग जो लाइन सेगमेंट है, उनके जो पॉइंट्स हैं उस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। कहीं भी हमने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ये ले लिया P और Q, फिर यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ले लिया R और S, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो उसी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन को हमने ऐसा ड्रॉ किया है कि ये ग्रीन बोर्ड से आगे उतर गया, उधर चला गया, तो वो लाइन के बारे में हम नहीं कर सकते। मतलब प्लेन का मतलब कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो उन लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट्स जो होगा वो पॉइंट्स जो है सेम प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा। समझ में आ रही है? ऐसे भी एक प्लेन के ऊपर हम किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने के लिए फ्री रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कोई रोक टोक नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। और प्लेन के ऊपर जो भी आप प्लेन फिगर लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे लाइन लिया, तो लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम फ्लैट सेम सपाट में लाई करेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो इस तरीके से आगे हम प्रॉब्लम वीडियो के बारे में बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर होंगे, और आप हमसे क्या चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।